गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो भाई जल्दी से बता दीजिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, है ना। जल्दी से परमिशन दीजिए, हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से बताइए एक बार, कोई भी, तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है कुमार जी, थैंक यू। 2 मिनट का समय दीजिए, सब लोग को जुड़ने दीजिए, तब तक क्लास को शुरू करते हैं। और बताइए आप लोग सभी लोग कैसे हैं? सतीश भाई कैसे हैं सब? कैसी चल रही है तैयारी? कैसी चल रही है सबकी तैयारी बताइए जल्दी से। आज क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग, आज क्वेश्चंस करेंगे। आज क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने आप लोगों को ऐप पे क्वेश्चंस भेजे थे, क्या आप लोगों ने क्वेश्चंस की लगाए हैं? जल्दी से बताइए। मैं बिल्कुल सही हूँ सतीश, बिल्कुल सही हूँ। कल मैंने क्वेश्चंस भेजे थे, क्या आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मैं बिल्कुल सही हूँ सतीश, बिल्कुल सही हूँ। कल मैंने क्वेश्चंस भेजे थे, क्या आप लोग गुड इवनिंग खान साहब, कैसे हैं भाई आप लोग? आप ये बताइए, कल शाम को मैंने या आज सुबह भी हमने क्वेश्चन अपलोड किया था, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन को लगाया है? जल्दी से बताइए तो हम लोग क्वेश्चन को फिर शुरू करेंगे। अब नहीं लगा पाए सर, चलिए चुप रहिए, कोई बात नहीं। चलिए चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं सानू कुमार चंदन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कैनेमेटिक्स, कैनेटिक्स और स्टैटिक्स खत्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो हमने कल शाम को भी कुछ क्वेश्चन अपलोड किया था, कुछ क्वेश्चन आज सुबह भी हमने अपलोड किया है ना। और जिसने जिन लोगों ने हमसे कभी भी मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बात किया है, तो उसको मैंने पर्सनली भी क्वेश्चंस भेजे हुए थे। तो आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस को लगाएं, है ना। और यदि कोई डाउट है तो पूछिए, वरना हम लोग उसी को अब यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो आज है अपना लेक्चर नंबर 22। आज क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आज है अपना लेक्चर नंबर 22। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आज सिर्फ अपना क्वेश्चंस का लक्ष्य है, तो बिना समय बर्बाद किए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन के पहले गति नियम को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। जल्दी से पढ़िए और बताइए कि इसमें से क्या आंसर होगा, है ना। तो इसमें से है कि जब हम पैडल लगाना बंद करते हैं तो साइकिल धीरे होना शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब एक अचानक बस शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, या रॉकेट का लॉन्च होना। बताइए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, न्यूटन के पहले नियम को। न्यूटन के पहले नियम को, तो न्यूटन का पहला नियम क्या होता है कि जब कोई वस्तु
रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है, या जब मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करता है, जब तक कि उसके ऊपर बाहरी कारक काम न करे। और ये बाहरी कारक ही क्या है, यहाँ पे बल होता है। मतलब जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला रॉकेट का लॉन्च होना, इस बात को याद रखेंगे कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। रॉकेट का लॉन्च होना न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका रॉकेट है ना, जो आपका रॉकेट है वो नीचे की तरफ क्या करता है, प्रेशर लगाता है ना। नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, लिफ्टिंग फोर्स बोलते हैं, जो कि लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। आगे देख लेते हैं। सबसे पहला ये इसको भी देख लीजिए, ये जो बी नंबर ऑप्शन है सेकंड लॉ पे बेस्ड है। इसको याद रखिए, कई क्वेश्चन में आएगा, है ना। कल भी हमने बताया था कि जब हम लोग कैच लेते हैं तो कैच लेते समय हाथ को पीछे इसीलिए खींचते हैं ताकि आपको क्या लगे, समय ज्यादा लगे। और समय यदि ज्यादा लगेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समय यदि ज्यादा लगेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये सेकंड लॉ पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है, सेकंड लॉ पे बेस्ड है ना। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। ये किसी भी लॉ पे बेस्ड नहीं है, बाकी ये फ्रिक्शन के कारण रुक जाता है भाई, है ना। साइकिल का चक्का जो है, यदि आप साइकिल चला रहे हैं, चलाते चलाते पैडल को मारना बंद कर दें तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, साइकिल रुक जाता है। ये इसीलिए रुकता है क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, है ना, वो रुक जाता है। तो ये फ्रिक्शन के कारण है। तो अब इसमें देख लेते हैं सी नंबर क्या है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। आप भी इस चीज फील किए होंगे। एक्चुअली क्या है कि आप बस में है तो मतलब आप रेस्ट में है। एकाएक बस जब आगे जाता है तो आपका शरीर चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहे, लेकिन बस मोशन में चला गया तो आप अपने आप को रेस्ट में मेंटेन करने के लिए आप कहां चले जाते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ का है। तो ये आपका सेकेंड लॉ का है, सॉरी फर्स्ट लॉ का है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सी नंबर। सही ऑप्शन है इसका सी नंबर। क्या इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जब हम पेड़ की शाखा से पत्ता को पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डैश के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, जल्दी से बताइए। सेकंड नंबर का बताइए, ये किसके कारण पत्ता, जब हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो कुछ पत्ता क्या होता है, गिरता है। ये किसके कारण गिरता है, जल्दी से बताइए। सेकंड नंबर का बताइए क्या आंसर होगा। सेकंड नंबर का जल्दी से बताइए भाई, क्या आंसर होगा। सेकंड नंबर का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है सतीश भाई, है ना। एक्चुअली क्या है, और हमने ये भी बताया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, है ना। तो जब पेड़ आपका स्थिर है मतलब पत्ता भी आपका स्थिर होगा। अब जैसे ही आप पेड़ को हिलाएंगे तो पत्ता क्या चाहेगा, पत्ता क्या चाहेगा कि हम स्थिर ही रहें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो उस कारण फिर क्या होगा, पत्ता नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये किसका कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है भाई यहाँ पे जड़त्व के कारण, जिसका सही आंसर है यहाँ पे सी। इसका सही आंसर है यहाँ पे सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर है क्या, यहाँ पे सी। बिल्कुल सही है दीपक भाई, भीम यादव, सबका सही है भाई। ठीक है, आप लोग लगता है थोड़ा थोड़ा लेट से जुड़ रहे हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों ने लगाया होगा। जल्दी जल्दी कीजिए, आज लक्ष्य है अपना 2 घंटे का क्लास करने का। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाइए। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मैं आपको समझूंगा कि आपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखा है, आपने मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट को बेहतरीन सीखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का बताएं। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। सभी लोग लगाइए। यदि आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर लगा देंगे, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि आपने बेहतरीन तरीके से समझा है। जल्दी से। सतीश भाई का आंसर आया है ए। सतीश का आंसर आया है ए। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं।
भीम यादव भी ए, चलिए ठीक है, पता नहीं, मुझे आंसर नहीं पता, देखेंगे भी। भीम यादव का ए आया है, ललित प्रजापति का सी आया है। और आगे बताइए, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है, हाँ सही आंसर है इसका ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ठीक है, सबसे पहला चीज, नहीं राकेश भाई बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। सबसे पहला चीज, एक चीज ध्यान देंगे, यहां पे दो बात है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में आया हुआ प्रश्न है। आप यदि बोलेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि किस साल का है, साल छोड़िए, लेकिन ये आरआरबी जेई में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी जेई में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पता नहीं है क्वेश्चन में कुछ तो प्रॉब्लम है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी यदि इसको क्वेश्चन को करना ही है तो देखते तो इसका आंसर ए होगा, तो इसका आंसर ए होगा। सबसे पहला चीज, गति का तीसरा नियम से आप क्या समझते हैं, पहले ये बताइए, इस लाइन से क्या समझते हैं? गति का तीसरा नियम बता रहे हैं ललित जी, बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं ललित। गति का तीसरा नियम से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ये गति का तीसरा नियम बोल रहा है, यहां पे न्यूटन वर्ड का उपयोग नहीं किया है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम की बात करना है या किसका बात कर रहे हैं। यहां पे न्यूटन का उपयोग नहीं किया है इस प्रश्न में। प्रश्न बिल्कुल सही है, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आरआरबी जेईई में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यहां पे न्यूटन का बात नहीं कर रहा है ना। अब दूसरा चीज, यदि न्यूटन की बात नहीं कर रहा है तब तो यहां नियम नहीं होना चाहिए था, यहां समीकरण होना चाहिए था, यहां पे समीकरण होना चाहिए था। मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन सही है, गति का तीसरा समीकरण होना चाहिए था, है ना, गति का तीसरा समीकरण होना चाहिए था। और एक्चुअली यदि वेग है तो वेग यदि है तो न्यूटन के तीसरे गति नियम में ऐसा कुछ नहीं आता है, वेग से कोई लेना देना नहीं है। न्यूटन का तीसरा गति नियम सिंपल सा चीज बोलता है भाई, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिर्फ फोर्स के बारे में बताता है, विपरीत फोर्स के बारे में बताता है ना। तो यहां पे यदि वेग लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये नियम नहीं होगा, ये समीकरण होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये समीकरण होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन आपने पीडीएफ सेंड की थी उसमें से ही है क्या? हाँ जी, सारा क्वेश्चन पीडीएफ से ही है, सारा क्वेश्चन पीडीएफ से है अजय, सारा क्वेश्चन पीडीएफ से ही है ना। तो गति का तीसरा नियम नहीं होगा, यह समीकरण होगा। अब गति का तीसरा समीकरण क्या बोलता है ये देखिए, गति का तीसरा समीकरण बोलता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। u स्क्वायर को यदि इस पर ले आए तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर और u स्क्वायर और कुछ नहीं, ये वेग है ना, और दो कांस्टेंट है, a मेरा त्वरण है और s मेरा क्या है, दूरी है ना, s मेरा क्या है, दूरी है। इस तरह गति का तीसरा समीकरण वेग, त्वरण और दूरी में रिलेशन बताता है, वेग, त्वरण और दूरी में। तो आप चेक कर लीजिए कि वेग के साथ यहां किसका रिलेशन है, क्या त्वरण है, नहीं है, समवेग है, नहीं है, तो यहां पे देखिए दूरी है और यहां स्थिति है, ये दोनों एक चीज हो गया, है ना। तो वेग और किसके बीच का बताता है, दूरी, तो यहां दूरी के बदले आप स्थिति को ले सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा यहां पे ए, क्योंकि वेग बराबर होता है त्वरण और दूरी। गति का तीसरा समीकरण बताता है वेग और त्वरण दूरी में रिलेशन बताता है ना। तो वेग और यहाँ पे त्वरण रहता है तो त्वरण भी ले लेते, त्वरण तो है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे दूरी लेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। तो यहाँ पे समीकरण होगा, नियम नहीं होगा, है ना। जब मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा कल, जब क्वेश्चन देखा तो मुझे भी ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का लगा, ये नियम कैसे आ गया, जब नियम होना चाहिए था फिर यहाँ न्यूटन होना चाहिए था, न्यूटन नहीं था। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये समीकरण है, एक्चुअली ये क्या है, समीकरण है। चलिए बताइए अगर समझ में आ गया ये क्वेश्चन, गति का तीसरा समीकरण, तो गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as है,
तो गति का तीसरा समीकरण वेग, त्वरण और दूरी के बीच में रिलेशन बताता है ना। वेग, त्वरण और दूरी के बीच में रिलेशन बताता है। त्वरण ऑप्शन में है नहीं तो हमने दूरी को ले लिया यहाँ पे। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। 3 नंबर हो गया। चलिए 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर आपके क्वेश्चन के आपके स्क्रीन पर है कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? ठीक है, देखेंगे हमने लास्ट क्लास में मोमेंटम का उपयोग किया था। संवेग, संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? ये संवेग होता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे शायद ना बने, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा भी डाला है कि इसको आउट ऑफ सिलेबस टाइप का हम रखते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, ये होता है संवेग का फॉर्मूला मोमेंटम का। अब संवेग संरक्षण का भी एक सिद्धांत होता है। संवेग संरक्षण का भी एक सिद्धांत होता है, ठीक है। क्या कि संवेग हमेशा क्या रहता है भाई? वो संरक्षित रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास है m1, इसका वेलोसिटी है u1, ठीक है। इसका मास है m1, इसका वेलोसिटी है u1, तो बताइए तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा जी? m1 u1 हो जाएगा, है ना। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, वेलोसिटी है u2, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m2 u2 हो जाएगा, है ना। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m2 u2 हो जाएगा। अब यदि ये दोनों एक दूसरे से टकराएगा, यदि ये दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा? तो ये जब ये एक दूसरे से ये टकराएगा, ये इससे टकराएगा और ये जब इससे टकराएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी का वेलोसिटी बढ़ जाए, किसी का वेलोसिटी कम हो जाए, ऐसे संभव है ना। आप भी सोचिए जरा कि चलती ट्रक के सामने यदि आपका कार टकरा जाए तो क्या होगा? किसी न किसी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, किसी न किसी का ट्रक वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन इस टक्कर के केस में संवेग जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। संवेग कांस्टेंट रहता है मतलब m1 u1 बराबर क्या होगा? m2 u2 होगा। m1 u1 बराबर क्या होगा? m2 u2 होगा। इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। सर ये क्वेश्चन आपने जो दिया है वो ही है या अलग से है? वही क्वेश्चन है भाई इजराइल खान साहब, वही क्वेश्चन है ना। तो इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, है ना। तो संवेग संरक्षण का नियम तो समझ में आ गया होगा। हमने जानबूझ के क्वेश्चन डाला कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको मान लीजिए कि कभी कुछ आउट ऑफ कोर्स आना हुआ तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम कि जो आपका संवेग मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना। आपने देखा होगा कभी एक वीडियो रील्स वगैरह पे, यदि आप कभी देखे होंगे, तो मैं भी रील्स अभी चला नहीं रहा, ठीक है, उसमें देखा होंगे कि कुछ एक्सपेरिमेंटल बॉल रहता है, बड़ा बड़ा 3 4 5। यदि आप एक बॉल को इधर से छोड़ेंगे, जब वो टकराएगा तो एक ही बॉल आगे बढ़ेगा, या फिर आप 2 बॉल को छोड़ेंगे तो 2 बॉल आगे बढ़ेगा। तो ये किस नियम से बढ़ता है? संवेग संरक्षण के नियम से बढ़ता है। ये किससे बढ़ता है? संवेग संरक्षण के नियम से बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, अच्छा रहने दीजिए, नहीं तो जी देखेंगे। 3 किलोग्राम का एक पिस्तौल है, एक बंदूक है, ठीक है, एक बंदूक है जिसका वजन है आपको 3 किलोग्राम, और इससे एक गोली निकलता है 40 ग्राम का। इससे एक गोली निकल रहा है, ये गोली है जिसका वजन है 40 ग्राम और इसका स्पीड है 180 मीटर पर सेकेंड। इस गोली का स्पीड है 180 मीटर पर सेकेंड। जब आप बंदूक से गोली चलाएंगे तो बंदूक क्या होता है? पीछे जाता है। बंदूक क्या जाता है भाई? पीछे जाता है ना। इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। बंदूक कहां जाता है? पीछे जाता है। तो पूछ रहा है कि यदि 40 ग्राम का बुलेट 180 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो ये कितना से पीछे जाएगा? ये कितना से पीछे जाएगा, मतलब इसका हमको वेलोसिटी बताना
हमको इसका वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, संवेग संरक्षण का नियम लगाइए, तो ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो मास गुना वेलोसिटी बराबर ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, है ना। इस दोनों को बराबर कर दीजिए। अब बताइए v का क्या मान आ रहा है, चलिए बताइए जल्दी से। अब 3 किलोग्राम गुना v कीजिए और 40 ग्राम गुना 180 कीजिए। अब बताइए v का क्या मान आ रहा है, जल्दी से बताइए, अब जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब ऐसा ही चलेगा आपका क्लास, जो आपका मैकेनिक्स का क्लास है बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक सिर्फ एनर्जी बचा हुआ है ना। उसके बाद ऐसा ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आएगा, तो अब क्वेश्चंस के साथ ही चलेंगे। यदि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आ गया तो उसी के साथ चलेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा। चलिए तो मैं ही सॉल्व कर देता हूं। तो हो जाएगा 3 किलोग्राम गुना v बराबर 40 ग्राम गुना 180 मीटर पर सेकेंड। इसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 3000 ग्राम गुना वेलोसिटी बराबर 40 ग्राम गुना 180 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगा आपको 40 गुना 180 बटे 3000 1 2 शून्य खत्म हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपको 3 छक 18 और 3 धंग 30 6 चौके 24, तो हो गया v बराबर 2.4 मीटर पर सेकेंड। 2.4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का मान आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि चारों ऑप्शन माइनस में है, चारों ऑप्शन माइनस में है ना। तो बताइए कि माइनस में क्यों आंसर है। क्या आप लोग कोई भी साथी बता सकते हैं कि इसका आंसर माइनस में क्यों है। चारों ऑप्शन देखिए माइनस में है, आंसर तो आ गया, आंसर अपना आया 2.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन यहां पे देखिए चारों ऑप्शन माइनस में है, ऐसा क्यों, माइनस में क्यों, क्या आप बता सकते हैं ये माइनस में आंसर क्यों आया है। आंसर तो सी होगा, लेकिन माइनस में क्यों आया है ये बताइए। देखेंगे, हमने बुलेट के वेलोसिटी को आगे लिया है ना, 180 मीटर पर सेकंड हमने कहां लिया है, आगे लिया है ना। 180 मीटर पर सेकंड हमने कहां लिया है, आगे की तरफ लिया है। और गन का वेलोसिटी कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। और चूंकि वेग मेरा क्या है, सदिश राशि है, तो जब आप 180 मीटर पर सेकंड को आगे की तरफ को आप बता रहे हैं, तो एक पीछे वाला क्या होगा, v। यदि आप 180 मीटर पर सेकंड आगे को प्लस बोले तो v क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा, है ना। वहां दीपक प्रतिगामी वेग भी बोल सकते हैं। रिटार्डेशन नहीं है जय, मेन कारण है क्या कहते हैं, डायरेक्शन को बैलेंस करना। 180 यदि आगे की तरफ है तो पीछे वाले को आप माइनस दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है, पीछे वाले को माइनस दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है, ये कारण है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है कि किसी वस्तु में संवेग की परिवर्तन की दर बल के दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है, इस नियम को क्या कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, इस नियम को क्या कहा जाता है। ये इसमें एक ऑप्शन देखिए, जरा बेहतरीन ऑप्शन है, देखिए ये क्या ऑप्शन है, न्यूटन का चौथा नियम। पता नहीं भाई, हमने तो नहीं पढ़ा। न्यूटन के गति का चौथा नियम हमने तो नहीं पढ़ा, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, जब हमने पढ़ा ही नहीं तो होगा ही नहीं। चलिए अब बताइए, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। 5 नंबर का क्या होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन है भाई। इतना लेट लग रहा है आंसर आने में, इतना लेट आंसर आने में। संवेग की परिवर्तन की दर बल के दिशा में होती है, बल के आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती, बल के दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। हाँ जी, देखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन को करने का तरीका बताया था, ठीक है, याद कीजिए। पहला एलिमिनेशन मेथड, है ना, आप यदि किसी आंसर को हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, है ना। दूसरा बताया था, कभी कभी आपको ऐसा लगे
कि इसका पता नहीं आंसर क्वेश्चन सही है या क्या है, गलत है ना, फिर भी आपको आंसर देना है, तो उस केस में सबसे जो बेहतर ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। इस बात को याद रखेंगे कि जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा उसको जरूर आप चूज करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के दिशा में आरोपित बल के समानुपाती होती और संतुलित बल के समानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, असंतुलित वर्ड, असंतुलित बल, है ना, इसके समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है देखेंगे। सबसे पहला चीज, न्यूटन का तीसरा गति नियम तो नहीं कहा जाता है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। न्यूटन का पहला गति नियम भी नहीं कहा जाता है, इसको भी भूल जाइए, है ना। और बाकी भी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं कि ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम है कि नहीं है। देखेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर बल के दिशा में तो होती है, बिल्कुल सही होता है भाई, बल के दिशा में होता है। और क्या होता है, बल के समानुपाती होता है, हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया है, असंतुलित बल, तो इससे घबराना नहीं है, असंतुलित बल भी तो बल ही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वही तो दिक्कत कर रहा है, नहीं दिक्कत नहीं कर रहा है अजय भाई, दिक्कत नहीं कर रहा है ये, है ना, ये आपके समझने का फेर है। हमने देखिए स्टेटमेंट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है तथा बल के दिशा में होती है ना। अब जबकि यहां पे क्या कर दिया, बल के दिशा में आरोपित, है ना, बस सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के यहां पे बनाया गया है ना। और एक नया टर्म यहां पे यूज किया गया है, असंतुलित, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उससे क्या मतलब है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो या कुछ भी हो, है ना, तब होगा तो ये आपको फोर्स ही, ठीक है। तो सही आंसर है इसका सी, सही आंसर है इसका सी। चलिए 5 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़िए। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है दाब, जड़त्व, थ्रस्ट या संवेग। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? 6 नंबर का जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोग थोड़ा अपना स्पीड को बढ़ाइए, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। 81 क्वेश्चन है, हमने 2 सीट भेजा है, एक सीट में आपको 81 क्वेश्चन है और एक सीट में आपको 33 क्वेश्चन है ना। तो अपना लक्ष्य है कि जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन सेकंड वाले सीट का है, ये क्वेश्चन भाई सेकंड वाले सीट का है। हमने जो आज सुबह जो सीट अपलोड किया था उसी का है ना। तो इसमें 81 क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से लिख कीजिए तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। 6 का डी, बिल्कुल सही है, 6 का डी होगा, है ना। क्योंकि गति का जो दूसरा नियम होता है क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डीपी बटे dt, है ना, डीपी बटे dt, या इसी को हम लोग चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, है ना, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, संवेग में परिवर्तन। तो गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग से संबंधित है। चलिए ये आंसर सही है सबका। 7 नंबर जल्दी से कीजिए। न्यूटन के गति का दूसरा नियम जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, यह गलत है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से जाना जाता है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, है ना। ऊर्जा संरक्षण अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, हम लोग एनर्जी में पढ़ेंगे, ये तो नहीं होगा। आगे क्या कहता है, 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध को व्याख्या करता है और बलों के प्रभाव को समझने में सहायक है। बताइए ए या सी, क्या आंसर होगा इसका? 7 नंबर का ए होगा या सी होगा, बी और डी तो नहीं होगा, ठीक है। 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों को 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है या बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। संवेग को पी से दर्शाते हैं, हाँ दीपक पी से दर्शाते हैं, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। संवेग को पी से दर्शाते हैं, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। सात का ए आ रहा है, अजय भाई ए बोल रहे हैं, भीम यादव भी लिखे हैं, सी लिखे, ठीक है, सी होगा भाई, है ना। क्योंकि गति का जो दूसरा नियम है F बराबर क्या होता है, ma, है ना। तो इसी से हम लोग किसी भी फोर्स को एनालाइज करते हैं, इसी इक्वेशन से हम फोर्स को एनालाइज करते हैं। एक बात याद रखेंगे कि फोर्स का पहली बार कॉन्सेप्ट न्यूटन के पहले नियम में आया था, है ना। वहां पे यह बताया गया कि कोई एक तो कारण है, तो वह कारण मेरा फोर्स था।
लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स के वैल्यू को बताता है, मतलब फोर्स के बारे में समझने को बताता है। तो यहाँ पे F बराबर ma जो है ये फोर्स को समझने में मददगार होता है, इसीलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, सी नंबर। इसका सही आंसर है सी नंबर। ठीक है, सही है। नेक्स्ट खान साहब सी, अब ये भी क्या है इसको देख लेते हैं। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों को व्याख्या करता है। देखेंगे ये क्या चीज बोल रहा है। दो परस्पर प्रभावी वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है m1, एक वस्तु है m2, है ना। तो इसके बीच में भी फोर्स लगता है जी, इसके बीच में फोर्स लगता है। F बराबर बोलते हैं G m1 m2 बाय r स्क्वायर, यदि इसके बीच की दूरी r है। कौन सी नियम है जी? ये तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम तो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा नियम बोलते हैं इसको? F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसको क्या, कौन से नियम से बोलते हैं हम लोग, है ना। ये इसका फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला ये होगा। कौन सा नियम बोलते हैं बता दीजिए, मेरे दिमाग से हिंदी वर्ड निकल रहा है, हिंदी वर्ड में भूल रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूं, एक बार जल्दी से बताइए इसको कौन सा बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण क्या बोलते हैं, कुछ तो ऐसा ही है ना। जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं इसको। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच बलों के बीच संबंधों की व्याख्या, मतलब ये तो इसकी बात कर रहा है ना। और बताइए जरा इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं, एक वस्तु m1 एक वस्तु m2, उसके बीच की दूरी r है, तो इस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यही लगता है। कौन सा नियम बोलते हैं इसको, जल्दी से कोई बता दे एक बार। चलिए नहीं है तो फिर भी इसका आंसर सी है, तो इसका आंसर सी है। नाम बता देते तो अब रिवीजन भी हो जाता आपका, मैं नाम भूल पा रहा। आकर्षण तो फोर्स ऑफ आकर्षण नियम कौन सा है भाई? गुरुत्वाकर्षण का नियम, एक पता नहीं, मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल रहा हूं, ठीक है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, बाकी ये नहीं होगा। ये जो है, ये बता रहा था कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच बलों के संबंधों की व्याख्या वो ये नियम करता है कि दो वस्तु है, उस दोनों वस्तु के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, है ना। इंग्लिश में बता, मैं वर्ड ही भूल रहा हूं भाई खान साहब, वर्ड ही भूल रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मैं वर्ड ही भूल रहा हूं एक्चुअली, ये चीज बिल्कुल मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था, दिमाग से निकल रहा है एक्चुअली। ये चीज मैकेनिक्स में हम लोग जो है ना पढ़ाते नहीं है जनरली, ये वाला रूल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ये हम लोग मैकेनिक्स, हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। मैकेनिक्स पढ़ाते हैं हम लोग, मैकेनिकल वाले हैं, तो मैकेनिकल वाले में ये चीज आता नहीं, तो दिमाग से मेरा निकल रहा है। चलिए 8 नंबर देखेंगे। न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण क्या है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? बहुत अच्छा, बेहतरीन। देखिए यहां पर अब इसने बोल दिया न्यूटन के गति, है ना। जो वो क्वेश्चन था जो आरआरबी जेईई में हमने बताया था कि वो क्वेश्चन आया है, वहां पे न्यूटन वर्ड का उपयोग नहीं किया है, और उसके बाद क्या था कि वहां पे क्या लिख दिया था, गति का नियम, जबकि होना चाहिए था गति का समीकरण। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियम का समीकरण क्या है। तो न्यूटन का गति का नियम क्या बोलता है और समीकरण क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्यूटन का गति का नियम बोलता है कि मेरा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है ना, तथा बल के दिशा में होती है। यह स्टेटमेंट न्यूटन के सेकंड लॉ का। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या बन के आता है, F बराबर ma, है ना। तो ये इसका समीकरण है, तो F बराबर ma कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर है ना। 8 का बी हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण F बराबर ma न्यूटन के कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? चलिए इसमें कुछ भी नहीं, सही है, सेकंड नियम। इसमें कौन सा हो जाएगा? सेकंड नियम, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड नियम ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ठीक है भीम सतीश भाई, ठीक है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में बताता है? जल्दी से बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। तीसरा गति नियम, है ना, ये किसके कारण होता है जी? तीसरा गति नियम के कारण, है ना, कि एक दीवाल है और इस दीवाल पर यदि आप किसी गेंद को फेंकेंगे, इस दीवाल पर यदि आप किसी गेंद को फेंकेंगे, है ना, ये कोई गेंद है, इस गेंद को यदि आप फेंकते हैं
तो ये गेंद क्या होगा, फिर टकरा के वापस आ जाएगा। तो कौन सी नियम से होगा, न्यूटन के तीसरा गति नियम की, क्योंकि आप जिस स्पीड से फेंकेंगे दीवार पर और दीवार मेरा रिजिड बॉडी है तो उसको क्या करेगा, उतना ही फोर्स से उसको वापस भेज देगा। ठीक है, तो 10 का सी हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, है ना। तो ये न्यूटन है, इसका आंसर सी है, न्यूटन है। न्यूटन ने ही 3 गति नियम दिया था, तो 10 का सी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसान क्वेश्चन है, आज आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, है ना, आसान लग रहा होगा। 11 भी कितने नियम न्यूटन ने कितने नियम प्रतिपादित किए थे जी, तो 3 किए थे। इसका सही आंसर ए है, सही आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर के साथ मैसेज करें, अनन्या, अनाया या क्या नाम है, अनाया नाम है ना, जो भी है अनाया जी, क्वेश्चन नंबर के साथ मैसेज करें। 11 का ए, 12 भी हम लोग पहुंच गए, 11 का क्या है, सी है, 11 का सी है, 12 का ए है। चलिए 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे है। अब इसका आंसर दीजिए जरा 13 का, जल्दी से गूगल कीजिए, बताइए क्या आंसर है ना। देखिए आज तो आपने हलवा पेश कर दिया सर। हाँ जी दीपक, बिल्कुल हल्का, बहुत हल्का, है ना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था। एक सीट और है जिसमें 31 क्वेश्चन है, उसमें फिर बेहतर लेवल का क्वेश्चन है ना। हर एक लेवल का हमने क्वेश्चन कराया है। और एक बात याद रखेंगे, ये कोई आसान सा क्वेश्चन नहीं है, ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 17वीं सदी में, है ना। चलिए इसका आंसर आप याद रखेंगे, इसका आंसर है 1687, है ना। इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, नो कमेंट, नो कमेंट, याद रखेंगे। अब ये साइंस नहीं रहा, अब ये हिस्ट्री हो गया, है ना, अब ये हिस्ट्री हो गया। 1687, ठीक है, 1687 में हुआ था, है ना। चलिए इस पे कोई कमेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिए, याद रखेंगे। आरआरबी जेई में आया वो प्रश्न है, आपको बताता हूँ ये प्रश्न कहाँ आया था, एक सेकंड। हाँ ठीक है सतीश, एक बार मैं बताता हूँ ये प्रश्न कहाँ आया था। आरआरबी ग्रुप डी में आया था ये क्वेश्चन, आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था ये क्वेश्चन 17/11/2018 को, 17 नवंबर 2018 को। आप सोचिए वहां पे ऐसा प्रश्न पूछता है। अब नहीं पता भाई दीपक क्या पूछ ले क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर देखेंगे, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था। ठीक, गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया है जी। चलिए ऐसा आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर। 15 नंबर देखेंगे, 15 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। चलिए इसको करेंगे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक निकाय में संवेग की परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। 15 नंबर बताइए जल्दी से, ये आसान क्वेश्चन है, बनना चाहिए। आज का पेपर का यदि क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत है ना। इससे आसान क्वेश्चन हम दे नहीं सकते भाई आपको, है ना। जल्दी से बताइए। 15 का बी बिल्कुल सही है, बल के समानुपाती होती है। अप्लाइड फोर्स, लागू बल मतलब हो गया अप्लाइड फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स के ही समानुपाती होती है, वो फोर्स कैसा भी हो भाई, अप्लाइड हो, है ना, और संतुलित हो या कैसा भी हो, फोर्स के समानुपाती होती है। ठीक है, तो सही आंसर है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर, गति का दूसरा नियम दर्शाता है। गति का दूसरा नियम क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं एक बार। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी। ये फर्स्ट लॉ है जी, ये फर्स्ट लॉ है, गति का फर्स्ट समीकरण है। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होती है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा नियम ऐसा कुछ नहीं बोलता है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है लगाइए, इसका आंसर लगाइए, 16 का आंसर लगाइए आप लोग। ये बिल्कुल सही जा रहे हैं जी, है ना, ये सही है। किसी वस्तु के गति में
परिवर्तन की दर शुद्ध बल के दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। चलिए मैं इसको जरा इस सेंटेंस को समझा देता हूं, ठीक है, इस सेंटेंस को समझा देता हूं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है ना, आपको स्टेटमेंट तोड़ मड़ोड़ के बोला जाएगा, ठीक है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है उसका कई तरह के स्टेटमेंट को बनाया गया है, कई तरह के स्टेटमेंट को बनाया जा सकता है तोड़ मड़ोड़ के। तो आपको इस स्टेटमेंट को मैं समझा देता हूं क्या बोल रहा है। गति के परिवर्तन की दर, हमने बताया था स्टार्टिंग में मैकेनिक्स के पहले क्लास में हमने बताया था कि दर वर्ड जब भी आ जाए इसका मतलब होता है 1/समय। दर का मतलब ही होता है कि समय से भाग देना है। देखिए गति के परिवर्तन, गति का परिवर्तन, इसका मतलब मान लेते हैं कि स्टार्टिंग वेलोसिटी u है ना, और प्रारंभिक वेलोसिटी u है, अंतिम वेलोसिटी v है। तो अब बताइए गति में परिवर्तन कितना हो जाएगा, v माइनस u। गति में परिवर्तन v माइनस u, और गति में परिवर्तन की दर, दर मतलब हो गया समय, है ना। तो ये हो गया v माइनस u बटे t, मतलब गति में परिवर्तन की दर। आगे बढ़ते हैं, बल के दिशा में बल के समानुपातिक होती है, मतलब ये समानुपातिक होती है किसके, बल के। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्व क्या करेंगे, इसी के तो समानुपाती होता है, इसी को तो बोलते हैं v माइनस यू बटे टी को ही तो बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, इसी चीज को तो बोलते हैं। तो देखिए संवेग परिवर्तन की दर बोल लीजिए या आप क्या बोल लीजिए, वेलोसिटी, है ना, सेम चीज है ना, सेम चीज है। तो यहां पे घबराने की बात नहीं, स्टेटमेंट को तोड़ मड़ोड़ के यहां पे बताया जाएगा। चलिए तो यहां पे 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर देखेंगे जल्दी से, इसका आंसर लगाइए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। 17 नंबर का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, लगाइए जल्दी से आंसर, बताइए क्या होगा। 17 नंबर, जब एक बस अचानक से रुकती है तो बस में बैठे आदमी को पीछे की ओर झटका लगता है ना। जब अचानक से रुकेगा बस तो वो आगे की तरफ जाएगा, ना कि पीछे की तरफ जाएगा, है ना। जब आप कार वगैरह में बैठते हैं, एकाएक ब्रेक मारता है कोई ड्राइवर, तो आप कहां जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं, जब एक व्यक्ति बस से कूदता है तो वो गिर जाएगा, हाँ जी सही बात है, बस से कूदेंगे तो आप गिर जाएंगे। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय तक वो घूमता रहता है, सही बात है, ये तो पता नहीं क्या ऑप्शन में दिया है। जब पंखा को आप बंद करते हैं तो थोड़ी देर तक वो क्या रहता है, घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है, गति के पहले नियम से, है ना, कि कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है। तो जब आप स्विच बंद करते हैं तो वो फिर भी मोशन में रहना चाहता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वो एयर फ्रिक्शन के कारण, है ना, एयर फ्रिक्शन के कारण वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जब एक बस अचानक से रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, बिल्कुल सही बात है जी। जब आप बस में बैठते हैं तो आप आगे की ओर झटका लगता है, ये भी सही है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है, पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। 17 का ये हो जाएगा। चलिए 17 का ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर लगाइए, जल्दी से बताइए क्या है ये किस बला का नाम है। 18 नंबर को लगाइए और बताइए कि क्या बोल रहा है ये प्रश्न, जल्दी से बताइए। 18 नंबर, अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोग उलझ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग उलझ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जल्दी से बताइए 18 का क्या आंसर होगा, 18 का क्या आंसर होगा। देखेंगे क्या दिया हुआ है, 1 kg गुना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 गुना 1 1 हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो हो जाएगा 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर है आपको यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर है आपको ए, ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सही है मलखान, बहुत लेट से जुड़े हैं मलखान, क्या बात है, बहुत लेट से जुड़े हैं, क्या बात है भाई। चलिए 18 नंबर हो गया, 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तेज गति से
आने वाली क्रिकेट बॉल को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह घबरा गया था जी। हाँ जी, वो बिल्कुल घबरा गया था। बिल्कुल गलत बात। क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। क्या फालतू चीज है पता नहीं, है ना। क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। बिल्कुल सही है, ये सही है ना। अभी इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं कैसे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। 17 का सी हो, 19 का सी होगा। बिल्कुल सही है ना। क्योंकि हमने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, है ना, तो आपका फोर्स का मान क्या होगा? कम होगा। मतलब यदि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। तो उसी समय जब आप कैच ले रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? किस समय को ज़्यादा देते हैं। समय को यदि ज़्यादा देंगे तो आपको फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा, है ना। तो सही आंसर है इसका सी। चलिए 19 का सही है सबका। 20 नंबर लगाइए, आंसर बताइए क्या होगा। सबका सही है। भीम भीम का सही है, भीम जी का सही है, सतीश का सही है, मलखान का सही है, अजय बाबू का सही है, सबका सही है भाई, है ना। चलिए, एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, 1 मिनट इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। ये कुछ ऊर्जा से संबंधित है। यदि आप बना सकते हो तो बनाइए, बाकी ये ऊर्जा से संबंधित है ना। इसको अभी रहने ही दीजिए, ऊर्जा से संबंधित है। 20 नंबर को रहने दीजिए अभी, है ना। 21 नंबर पे चलिए। 20 नंबर को नीचे 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर देखेंगे, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल। द्रव्यमान मतलब हो गया m, त्वरण मतलब हो गया a। इसके गुणनफल को हम लोग बल बोलते हैं जी। इसके गुणनफल को बल बोलते हैं। तो बल देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ठीक है सतीश। मलखान साहब का सही है। 20 में सी होगा क्या? नहीं पता मलखान, नहीं खान साहब, नहीं बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, क्या होगा देखेंगे जब ऊर्जा पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, 21 नंबर हो गया। 22 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 22 का डी, 22 मैंने पढ़ा ही नहीं, है ना। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है? ठीक है, तो हमने शुरू में बताया था कि रॉकेट का उड़ना, ठीक है, रॉकेट का लॉन्च होना, वो न्यूटन के तीसरे गति नियम पे है। बंदूक का चलना, है ना, रिकॉइल ऑफ गन, ये भी न्यूटन के तीसरे गति नियम पे है। एक एग्जांपल और याद रखेंगे, जब आप नाव से चल रहे हो, है ना, और जब आप किनारे की तरफ पहुंचते हैं तो आप क्या करते हैं कि छलांग मारकर आप आगे की तरफ जाते हैं। जैसे आप छलांग मार के आप आगे की तरफ जाते हैं, उसी समय नाव भी पीछे की तरफ आता है, उसी समय नाव भी पीछे की तरफ आता है। तो ये भी तीसरे गति नियम के कारण होता है। ये कुछ बेहतरीन सा एग्जांपल, इसको याद रखेंगे। रॉकेट का लॉन्च होना, न्यूटन का तीसरा गति नियम, है ना। उसके बाद बंदूक का चलना, न्यूटन का तीसरा गति नियम, है ना। बोट पर से कूदना, तो बोट पीछे जाना, ये भी न्यूटन का तीसरा गति नियम है। कैच पकड़कर पीछे की तरफ हाथ लेना, ये न्यूटन का दूसरा गति नियम है ना। बस में एकाएक ब्रेक मारने पर आप आगे की तरफ चले जाना, ठीक है, ये न्यूटन का पहला गति नियम है ना। तो इस सब चीज को ध्यान है। एकाएक बस के चलने के बाद आप पीछे की तरफ चले जाते हैं, ये भी न्यूटन का पहला गति नियम है ना। तो इस चीज को, कुछ एग्जांपल को याद रखेंगे। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, हाँ, तीसरे गति नियम की व्याख्या करता है। सबसे पहला ये तो होगा ही होगा, रॉकेट का लॉन्च होना, ये होगा, ठीक है। बस में अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट नियम का है जी। ये न्यूटन के फर्स्ट नियम का है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमे होना शुरू हो जाती है, ये भी फर्स्ट लॉ का है। ये भी फर्स्ट लॉ का है। क्यों? क्योंकि जब हम पैडल चलाना शुरू करते हैं तो साइकिल मोशन में है, तो मोशन में ही रहना पसंद करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती हुई गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर करता है, ये सेकंड लॉ के कारण है भाई। अभी हमने बताया कि ये किसके कारण है? सेकंड लॉ के कारण है। तो यहाँ पे सही आंसर है ए। सही आंसर है ए, ठीक है, सही आंसर है ए। क्यों भीम यादव? मलखान जी डी क्यों? डी क्यों भीम?
बी में यादव आपका डी आंसर क्यों आया है? यादव जी डी आंसर क्यों आया भाई आपका? जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है शिवकांत, बिल्कुल सही है, ये है आपका आंसर। आप लोग ऐसे आंसर मत दीजिए शिवकांत, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए। आपका तो आज पहली बार कमेंट आया है शिवकांत, क्या बात है, आप पहली बार क्लास कर रहे हैं? पतंग पतंग कट गई थी, पतंग कट गई सर मेरी, क्लियर। शिव शिवकांत आज पहली बार क्लास लगा रहे हैं क्या मेरा लाइव क्लास, है ना? यदि आप लोग कोई पहली बार क्लास लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ही हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, है ना, हर एक कमेंट को बिल्कुल पढ़ता हूँ, नाम के साथ पुकारता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता रहता है कि कौन सा बच्चा भाई अपना डेली क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर हो गया, 23 नंबर की तरफ बढ़िए। चलिए अभी हमने बताया था 9 वाला एग्जाम्पल, अब इसमें बिना सोचे समझे आंसर लगाइएगा। हमने अभी बताया था 9 वाला एग्जाम्पल, है ना, अभी हमने 9 वाला एग्जाम्पल बताया था, जल्दी से इसका आंसर लगाइए। अब ये इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए 23 नंबर का, इसका आंसर लगाइए जल्दी से, क्या होगा? 23 नंबर गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से लगाइए। 23 नंबर सतीश जी का आ गया, सी नंबर, ठीक है, सही भी है। अब इसको एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, अभी हमने समझा दिया था, ठीक है, सी नंबर होगा, ठीक है। ठीक है अनाया, अनन्या, ठीक है, ललित, ठीक है भाई, बी मैदब का भी ठीक है। चलिए ठीक है, 23 नंबर आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। रॉकेट लॉन्चिंग, ये सब क्वेश्चन पे आप समय नहीं देंगे। रॉकेट लॉन्चिंग जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम का है, आप लोग मिला लीजिएगा, न्यूटन के तीसरे गति नियम का है भाई रॉकेट लॉन्चिंग, है ना। तो तीसरे गति नियम का एग्जाम्पल है 24 का ये, है ना। क्वेश्चन सारा बहुत सारा एक जैसा क्वेश्चन रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट होगा, है ना, कोई बात नहीं, उतना समय नहीं मिलता भाई क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का। सर गलत होने पे वीडियो कॉल करते हैं सर, ये भी बताएं। हाँ जी हाँ जी राकेश भाई, गलत होने पे वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है अपने पास। चलिए, हाँ, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार किसके, चलिए ये आंसर लगाइए, थोड़ा सा घुमाया हुआ है टेक्निकल। 24 नंबर का 25 नंबर का एग्जाम आंसर लगाइए सभी लोग, स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के लगाया गया है, बस आप इसको सही आंसर लगाइए 25 का, है ना। ठीक है मलखान सही है। शिवकांत का सी आया है 23 का सी, हम लोग 25 नंबर पे आ गए भाई, ठीक है, 24 हो गया है, 25 नंबर, 25 नंबर को लगाए। तोड़ मरोड़ के परोसा गया है स्टेटमेंट को, बस आप स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के परोसा गया स्टेटमेंट को सही कीजिए और आंसर लगाइए। दो वस्तुओं के मध्य बल हमेशा विपरीत होता है, हमेशा बराबर और विपरीत होता है। अरे भाई न्यूटन का तीसरा गति नियम यही बात बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल और अपोजिट होता है। तो ये बात कौन बोलता है? तीसरा गति नियम। तो यहाँ पे तीसरा गति नियम है, यहाँ पे डायरेक्ट क्रिया प्रतिक्रिया बल का बात नहीं किया है ना। तो वही बात है, स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल सही है, सबका सही है, सबका सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। 25 24 25 25 25 25 दीपक ठीक है, मलखान सही है, सतीश सही है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। एक स्थिर बस जब चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है, न्यूटन का फर्स्ट नियम है, न्यूटन का फर्स्ट नियम है, इसको हम लोग अब दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। एक स्थिर पानी में नाव खड़ा है, यदि वो नाव तट की ओर चलना प्रारंभ करेगा तो नाव क्या होगा? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। 26 का आंसर बताइए क्या होगा? 27 है, 27 है नहीं, 27 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? 27 नंबर का क्या होगा? नाव डूब जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताइए। ठीक है सबका, मलखान का सही है, अजय का सही है, सतीश भाई का सही है, सबका सही है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? जब एक व्यक्ति पानी में नाव पे खड़ा है, यदि वो नाव की तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा, नाव में क्या होगा? 27 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? 27 का सी, 27 का सी, 27 का सी, अनन्या का ए है, 27 का ए है, सतीश का ए है, ठीक है। क्यों भाई? जब एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, अभी हमने बताया कि जब आप नाव पर से आप कूदते हैं आगे की तरफ जाते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाता है ना। तो नाव कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप नाव पे है तट की तरफ, किनारे की तरफ जा रहे हैं, तो नाव कहाँ जाएगा जी? किनारे से पीछे जाएगा ना। तो सही आंसर है इसका ए, सही आंसर है इसका ए।
ठीक है, सही आंसर है ए, 27 नंबर में, है ना। सही है, 27 नंबर का सही आंसर है ए। ठीक है ठीक है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ आपको, इससे हमको याद आया। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं बहुत 3-4 साल पहले किसी बैच में पढ़ा रहा था। एक बच्चा ने, एक मैंने पूछा कि एक अच्छा नाविक कहाँ तैरता है। हमारे यहाँ कहावत है कि जब आप किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ आपको डुबा भी देता है ना। वही चीज़ आपको डुबा भी देता है। जैसे रोहित शर्मा पुल शॉट पे बहुत छक्का मारता है, लेकिन देखिए अधिकतर वो पुल शॉट पे ही आउट होगा, फाइन लेग की तरफ वो आउट होता है। तो जो चीज़ आपका बेहतरीन है, स्ट्रांग है, तो कभी कभी वो आपको नेगेटिव में भी लेके चला जाता है ना। तो वही चीज़ है कि हमारे यहाँ कहावत है कि अच्छा नाविक कहाँ डूबता है, तो हमारे यहाँ कहावत है कि वो किनारे में आके डूबता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई हम तो किनारे अब आ गए हैं, अब थोड़ा सा कम भी ताकत लगाएंगे तो चलेगा, है ना। तो मैंने उससे वही पूछा कि एक बताओ कि अच्छा नाविक कहाँ डूबता है। वो काफी सोचने के बाद थोड़ी देर के बाद बोलता है, सर पानी में ही डूबेगा ना। बिल्कुल सही था भाई। सेकेंड 27 में कूदने की बात नहीं हो रही है सर, क्लियर करो। ठीक है, गलत है सर। क्यों भाई? एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वो नाव की तट की ओर चलता है तो नाव कहाँ जाएगा? क्या जाएगा? नाव पीछे ही जाएगा भाई, क्या जाएगा? स्थिर पानी में नाव पे खड़ा है, यदि नाव तट की ओर, अच्छा, यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव, यदि वो नाव तट की ओर चलता है, एक सेकंड, एक स्टेटमेंट पढ़ने जी, सही बात है। यदि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है और यदि वो तट की ओर चलता है, तो यार पता नहीं नाव की ओर, नाव तट की ओर, यदि वह के बाद नाव नहीं आएगा भाई, हिंदी में मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है मुझसे, यह नाव नहीं होगा यहाँ पे। अब बताइए, ये नाव नहीं होगा, यदि वह होगा, ठीक है, नाव नहीं होगा, है ना। हाँ चेक कर रहे हैं अजय, चेक कर रहे हैं, ठीक है। यदि वह तट की ओर चलता है, ठीक है, तो नाव कहां जाएगा? तट से दूर जाएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन यही है भाई, क्वेश्चन यही है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ना, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए, बैक फोर्स के कारण, हाँ जी क्वेश्चन नंबर, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, न्यूटन के किस नियम से होता है? तो तीसरे गति नियम से होता है। तो ये तीसरे गति नियम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, 29 नंबर, न्यूटन का तीसरा गति नियम निम्नलिखित में किस परिस्थितियों पे लागू होता है? एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से, ऑप्शन बताइए इसका। 29 का ऑप्शन बताइए। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो पीछे की तरफ जाता है। बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, बाकी लोग नहीं पढ़ने जाएंगे, ये बिल्कुल सही है जी। अधिकतर क्वेश्चन का ए आंसर क्यों है जी? अधिकतर क्वेश्चन का ए आंसर ही है ना। चलिए इसको एक्सप्लेन कर दें क्या? इसको एक्सप्लेन कर दें क्या, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर हो गया, 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है? तीसरे गति नियम का, रॉकेट का लॉन्च होना जी, रॉकेट का लॉन्च होना, ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर, चलिए इसको कीजिए, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। 31 कीजिए। ए और सी आ रहा है, हम समझ रहे थे 30 नंबर में आएगा डाउट, 30 नंबर में डाउट आएगा, ठीक है, मुझे पता था 30 नंबर में डाउट आएगा। भीम यादव बोल रहे ए और सी आ रहा है, ए और इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये इसमें, इस वाले में, इस वाले 29 नंबर में, ठीक है, 29 नंबर में डाउट आएगा, मुझे पता था। देखेंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में कौन से स्थिति में एप्लीकेबल होता है? चलिए ध्यान देंगे। ये तो फर्स्ट लॉ का है ना, ये सेकंड लॉ का है। अब यहां पे बात आ गया
कि जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, उसे चोट लगती है ना। अब देखिए आपके हिसाब से ये भी बात सही है कि ये भी न्यूटन के तीसरे गति नियम से होगा जी, ठीक है। जब कोई आदमी गिरेगा तो उसे चोट लगेगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं कह सकते भाई, ठीक है। हर बार नहीं कह सकते कि कोई आदमी गिर जाएगा तो उसको चोट लगेगा, ठीक है। अभी हमने बताया था क्वेश्चन को लगाने का सबसे पहला नियम, यदि आप जानते हैं किसी चीज को तो डायरेक्ट उस पर आंसर लगाइए, एलिमिनेशन मेथड से लगाइए। यदि आपको लगे कि भाई इसमें कुछ एक ही आंसर देना है तो उस केस में आपको जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा उसको देना है, ठीक है। तो ऐसा ए सी का मतलब है ज्यादातर आंसर ए और सी में आ रहे हैं। नहीं नहीं दीपक ये बोल रहे हैं, नहीं दीपक ये नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा था क्या, चलिए ठीक है। तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है एक्सप्लेन करने का, तो ये 29 का सी नहीं होगा, ठीक है। मुझे 29 नंबर पे लग रहा था, चलिए ठीक है। 31 नंबर बल की परिभाषा, 31 नंबर पे आइए जरा, 31 नंबर पे आइए। 31 में ए है, बी है, 31 में सभी लोग कमेंट करेंगे जरा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, ठीक है। 31 नंबर, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपके दिमाग में बीज बो दिया है, ठीक है। हो सकता है कि आप गलत कर दें इस क्वेश्चन में, है ना। देखेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल सही। देखेंगे, हमने शुरू में बताया था कि बल की पहली बार कि बल का पहला बार कि इस दुनिया में बल भी एक भौतिक राशि है ना। बल भी एक भौतिक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। इस बात का पहला बार व्याख्या न्यूटन फर्स्ट लॉ किया था बल का, लेकिन वो बल को डिफाइन नहीं किया था। बल को डिफाइन न्यूटन का सेकंड लॉ किया था, है ना। और उसका रिजल्ट क्या आया था, F बराबर ma। पहली बार बल के बारे में बताया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और न्यूटन के सेकंड लॉ ने बल को व्याख्या किया था, है ना, कि बल कैसे होगा, बल का क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखिए किसके आधार पर व्याख्या किया गया है ये पूछा है, तो यहाँ पे न्यूटन का दूसरा गति नियम होगा जी, न्यूटन का दूसरा गति नियम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, न्यूटन का दूसरा गति नियम होगा। पहले आया, दूसरा नियम आया। सर इंजर्ड से मतलब नहीं, आई थिंक बैक फोर्स रिवर्स मोमेंटम भी होना चाहिए। न्यूटन का दूसरा नियम ए ही दिया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ नहीं सतीश, फर्स्ट लॉ नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ नहीं होगा, दूसरा नियम होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ से फोर्स के बारे में पहली बार पता चला, ठीक है। फोर्स के बारे में पहली बार पता चला, ठीक है। ए ही दिया था। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो सर। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है, ठीक है। सर मेरे कमेंट को प्लीज उठाओ। मलखान जी क्या है, सर इंजर्ड से मतलब नहीं है, आई थिंक बैक फोर्स से रिवर्स मोमेंट भी होना चाहिए। आपका क्या है सतीश, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े सर। सही है सतीश, इसका आंसर सही है, ठीक है। उस भी क्वेश्चन का आंसर सही है, सर इंजर्ड से मतलब नहीं है। हाँ ठीक है मलखान भाई, वो ठीक है। बाकी इसका आंसर ये सही है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए 31 नंबर पे। 31 नंबर में किसी को डाउट है तो बोलिए जल्दी से। बल समीकरण की नहीं, हाँ जी, फिर भी बल को पहली बार व्याख्या यहीं से किया गया है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि बल को पहली बार सिर्फ बल को कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि देखिए हमने क्या बताया, एक बार फिर से न्यूटन के फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को उठाते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, और जब वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करता है, जब तक कि उसके पर बाहरी कारण काम न करे। तो यहाँ पर ओरिजिनल स्टेटमेंट था बाहरी कारण, लेकिन जब उस कारण को खोजा गया तो वो कारण का नाम निकला क्या, फोर्स। उस कारण का नाम क्या निकला, फोर्स, है ना। तो पहली बार यहाँ पे पता चला कि भाई एक कारण है, उस कारण का नाम है फोर्स। लेकिन ओरिजिनली व्याख्या की फोर्स होता क्या चीज है, तो वो न्यूटन का सेकंड लॉ किया था, ठीक है। इसका आंसर सही है, ठीक है। इसका आंसर सही है भाई। फोर्स का पहला नियम आया पहले या दूसरा नियम आया सर, उसको रहने दीजिए,
उसको हटाइए, पहले कौन आया कौन बाद आया उसको छोड़िए, ठीक है। आप लोग मेरे क्लास को एकदम बिल्कुल सीरियसली ले लिए हैं। हाँ जी, मैंने समझा, मैं समझ लिया मलखान, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ सतीश, ठीक है। आपने मेरे क्लास को बहुत सीरियसली लिया है, लेकिन क्वेश्चन को उतना भी सीरियसली नहीं लेना है कि बिल्कुल डीप में जा रहे हैं कि कौन पहले आया कौन बाद आया, कि सर ने आपने तो बताया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ पहले आया था, ठीक है। इस सब के फालतू चीज पे हमने जाना है, ठीक है। वो सब जो भी हिस्ट्री है ज्योग्राफी है वो सब भूलिए, ठीक है। इसका आंसर ए है, ठीक है। बोलिए बोलिए दीपक, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? अब यहाँ कहते हैं सतीश, सतीश का कोई डाउट है जल्दी बोलिए, डाउट है तो। अब फिर से मैं बोल रहा हूं कि सानू सर के बारे में आपको इंजीनियरिंग हब ने बताया, ठीक है। ये सानू सर का क्या है, पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन सानू सर आपको क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका तरीका है पढ़ाने का, ये सानू सर स्वयं बताएंगे, ठीक है। तो मैं न्यूटन का सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं, मैं ही बताऊंगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, ठीक है। डाउट है, चलिए कोई बात नहीं सतीश, डाउट है तो आप क्लियर करेंगे फिर भी, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, पहली बार फोर्स का कॉन्सेप्ट उठ के आया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, लेकिन व्याख्या उसका सेकंड लॉ करता है। चलिए 31 नंबर सही है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे आइए, 32 नंबर पे आइए। वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है क्या, बता दीजिए एक बार। नहीं सही है, मेरे में तो नहीं रुक रहा है दीपक, मेरे वाले में नहीं दिख रहा, हो सकता है कि अभी आपकी प्रॉब्लम, अभी तो मेरे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। चलिए 32 नंबर देख लीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम का एक और नाम क्या है, वो जड़त्व का नियम है जी, बिल्कुल सही, वो जड़त्व का नियम है, 32 का सी। हाँ जी, अब मेरे में रुका, चलिए ठीक है, 32 का सी। 33 नंबर पे आइए, 33 नंबर का बताइए क्या आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे। ऐसे मैं जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखता नहीं हूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यदि आ गया तो हो सकता है कि आप थोड़ा गड़बड़ कर दें। ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ गया तो हो सकता है कि आप गड़बड़ कर दें, है ना। 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के एक बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी के आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से धकेला है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सही लगाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आप हड़बड़ में इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएं, या कुछ ज्यादा ही आप सोचने लगे, डीप डिटेलिंग में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर दें। तभी मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है, क्वेश्चन में बिल्कुल ही रत्ती भर का दम नहीं है, क्वेश्चन में रत्ती भर का दम नहीं है। लेकिन देखिए आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग फंस चुके हैं। आप लोगों का अभी तक इस क्वेश्चन पे कमेंट नहीं आया है 33 नंबर पर, इसका मतलब है कि आप लोग फंस चुके हैं, है ना। जल्दी से बताइए जरा। तैतीस का बी बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही, भीम यादव बोल रहे हैं बी, भीम यादव बोल रहे हैं बी, सतीश सिंह का आया है ए, मलखान सिंह का आया है ए, है ना। इस मतलब आपको इस बात में तो दम है कि आप इस क्वेश्चन पे उलझे हैं। चलिए न्यूटन का तीसरा गति नियम है जी, 70 केजी का कोई आदमी है उससे छोड़िए, जब आप 50 न्यूटन से आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला भी आदमी भाई 50 न्यूटन से ही फोर्स लगाएगा। यदि आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, जितना जोर से थप्पड़ मारते हैं उस आदमी को, उतना ही चोट आपको भी लगता है, ठीक है, न्यूटन के तीसरे गति नियम से। तो आप यदि 70 किलो का आदमी यदि 50 न्यूटन से किसी पे फोर्स लगा रहा है, तो वो चाहे कितना भी न्यूटन का हो, वो 50 न्यूटन से ही आपको फोर्स लगाएगा। इसका सही आंसर है ए, सही आंसर है इसका ए, ठीक है। यही सोचा था सर, गलत हो गया, ठीक है। सही आंसर है इसका ए, 33 नंबर का। चलिए 34 नंबर की तरफ बढ़िए।
34 नंबर की तरफ बढ़िए। बताइए, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। चलिए, बेहतर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि हर बार सिंपल सा ही क्वेश्चन मिले, है ना। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि 34 का क्या आंसर होगा। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, ऐसे क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ या फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सही बात बताता हूँ, मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और आपके पूरे मैकेनिक्स में को पढ़ाते समय हमने मैथमेटिक्स को भी बिल्कुल ध्यान में रखा था, है ना, कि मैंने आपको मैथमेटिक्स का भी बहुत सारा चीज़ बताया हुआ था। चलिए, सबसे पहला चीज़, न्यूटन का नियम रेस्ट के लिए है जी। फर्स्ट नियम, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, तो रेस्ट में रहने के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला भी होगा। धीमे चलने पर, ठीक है, जैसा भी चले भाई, बस एक बात जान लीजिए कि सबसे अलग चीज है फिजिक्स की दुनिया में, सबसे अलग चीज है लाइट। ठीक है, फिजिक्स के दुनिया में सबसे अच्छा चीज है क्या, सबसे अलग चीज क्या है, लाइट। और लाइट का जो स्पीड है वो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सिर्फ लाइट ही अचीव कर सकता है और कोई अचीव नहीं कर सकता है ना। यदि किसी का स्पीड 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, किसी भी वस्तु का स्पीड, तो आप उसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे तो वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो क्या कर सकता है, छोड़िए। तो यहाँ देखिए, प्रकाश के वेग के साथ, प्रकाश के वेग के साथ देखिएगा, न्यूटन का गति नियम आप हर किसी वेग पे लगा सकते हैं। हाई स्पीड पे लगा सकते हैं, लो स्पीड पे लगा सकते हैं, रेस्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन प्रकाश के वेग के साथ थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है ना। इसको प्राप्त करना, 3 गुना 10⁸ को प्राप्त करना असंभव चीज़ है लाइट के अलावा, और कोई भी चीज़ इस स्पीड को इस स्पीड को अचीव नहीं कर सकता है। तो ये एक्सेप्शनल चीज़ है, तो यहाँ पे लागू नहीं होंगे। तो डी आंसर है इसका। चलिए, इस बार आंसर डी भी आ गया भाई, काफ़ी देर के बाद। यह प्रश्न पेपर कौन बनाते हैं सर, आप या टीम वाले? नहीं, ये पेपर मैं बनाता हूँ भाई, ये पेपर मैं बनाता हूँ। ठीक है, क्यों दीपक, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताइए। पेपर का लेवल ठीक नहीं है क्या, या कुछ प्रॉब्लम पेपर में, बताइए। कुछ सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं दीपक आप। ठीक है, मेरे क्लास में बिल्कुल ही डेमोक्रेसी है, आपकी हर बात को सुना जाएगा, आपके लिए ही है। न्यूटन भाई ने प्रकाश पर भी नियम बनाना चाहिए था। चलिए हटाइए, अब क्या हो दे, मैं आपको बिल्कुल भाई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिक्स में बेहतर हूँ। ठीक है, मैकेनिक्स ही पढ़ाऊँगा। अब क्या नियम था न्यूटन भाई का, हिस्ट्री ज्योग्राफी के पीछे मैं बजा भी नहीं रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 35 नंबर की तरफ बढ़ते हैं भाई। 35 नंबर की तरफ, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आप हड़बड़ में गड़बड़ कर सकते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है आपको। ठीक है, जल्दी से बताइए 35 का क्या आंसर होगा, 35 का क्या आंसर होगा। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन देखा भी नहीं है कि किस तरह का क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे एक बार देखना पड़ता है कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए 35 का क्या आंसर होगा। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध कौन करता है जी। ठीक है, विरोध कौन करता है। ठीक है, हमने उस दिन बताया था जड़त्व। ठीक है, आप लोगों को नोट्स सबको मिल गया था। एक बात याद रखेंगे भाई, जितने भी लोगों ने मुझे कभी भी व्हाट्सएप किया है ना, तो पर्सनली मैं उसको क्वेश्चन हुआ या आपका क्लास नोट्स हुआ या हैंड रिटन नोट्स हुआ, मैं सबको पर्सनली भेजता हूँ। ठीक है ना। बाकी कुछ समय के बाद जो आपको मैं आपके टीम को भेज देता हूँ, ठीक है, तो वो टीम फिर अपलोड करती है। लेकिन यदि कोई भी भाई बंधु यदि पर्सनली मुझे कभी मैसेज किए हैं, ठीक है, तो मैं सभी को भेजता हूँ, है ना, सभी को भेजता हूँ। ऐसा नहीं है हमें नहीं मिला सतीश, ऐसा नहीं हो सकता सतीश, आप कभी हमको मैसेज फिर नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सतीश, सबको मैंने भेजा है ना।
तो आप एक बार नोट्स को यदि सामने मोबाइल है तो उसमें देख लेंगे, तो बड़े से अक्षर में क्लास नोट्स वाले में वहाँ लिखाया हो, मैंने पढ़ाया था कि जड़त्व का मतलब होता है अपोज करना, है ना। वो मोशन को अपोज करता है और क्या कहते हैं, रेस्ट को अपोज करता है। मतलब कोई बॉडी यदि मोशन में है, यदि आप उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं तो उस रोकने को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। यदि आप रेस्ट में हैं और उसको आप धक्का देके उसको यदि मोशन में लाना चाहते हैं तो वो मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जड़त्व का मतलब ही होता है क्या, अपोज करना, प्रतिरोध पैदा करना, है ना। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और मोशन में है तो उसमें प्रतिरोध का पैदा करना। ठीक है, तो सही आंसर है डी, सही आंसर है भाई डी। ठीक है, ऐसा ही हुआ है, तभी तो कह रहा हूं सर। क्या हुआ, क्यों सतीश, एक बार मैसेज कीजिए जरा आप, अभी अभी एक बार आप मैसेज कीजिए, देख लेते हैं ऐसा कैसे हो गया। हरिओम स्वामी बोल रहे हैं सर आपका मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर तो वही 38 नंबर पेज पे है। अच्छा आप देख लेंगे, पहले नंबर पेज पे है मोबाइल नंबर। ठीक है सतीश, एक बार मैसेज कीजिए जरा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैसेज कीजिए भाई सतीश, ऐसा कैसे हो सकता है। अब गलती से रह गया हो, कभी गलती से हो गया हो तो अलग बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग मैसेज कर लेंगे, सतीश देख लेंगे, छूट गया होगा तो। 35 नंबर, 36 नंबर की तरफ बढ़ते हैं भाई, 36 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन को पढ़िए, किस नंबर पर। अरे भाई मेरे नंबर पे सतीश क्या कर रहे हैं आप, चलिए मेरे नंबर की बात, मैं स्टार्टिंग से तो मैंने आपको नंबर दे के रखा है, एक बार फिर से मैं नंबर आपको दे देता हूँ। चलिए 39 नंबर पेज पे है, देख लीजिए, ये मेरा नंबर है सामने, ये आपके स्क्रीन पर नंबर है ना। एक कम्युनिटी ग्रुप बना लो आप, उसमें एक बार मैसेज बना डालते ही तुरंत सबका मैसेज डिलीवर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, नंबर है यहाँ पे, हरिओम नंबर है यहाँ पे मेरा, है ना। चलिए आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिए, मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ भाई, आज छुट्टी था। ठीक है, तो मैंने आज क्लास ले लिया, है ना। तो आप लोग पहले व्हाट्सअप कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो मैं खुद कॉल कर लूँगा आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को मेरी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है कभी, किसी भी प्रॉब्लम में। आप लोग बेफिक्र होकर आप मुझसे बोल सकते हैं भाई, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेफिक्र होकर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, मेरे क्लास में बिल्कुल ही डेमोक्रेसी है। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, 36 नंबर पे थे, है ना, 36 नंबर पे थे। चलिए 36 नंबर पे थे। हाँ, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वो डैश का जड़त्व में उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। ठीक है, लगाइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या बोल रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं दीपक भाई, आपके लिए ही है सारा कुछ। ठीक है, मैं अपने आपको, क्या हो गया, कुछ तो मैसेज आया, सतीश का मैसेज होगा पक्का है। बस बस बस, अभी क्लास के समय मैसेज नहीं भाई, क्लास के समय मैसेज नहीं, ठीक है। क्लास तो होने तो दीजिए पहले, आप लोग क्लास में ही मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, क्लास में से मत कीजिए। चलिए, मैं अपने आप को कभी टीचर मानता ही नहीं भाई, मैं मैकेनिकल का एक स्टूडेंट हूँ, सेवा करता हूँ मैकेनिकल की, पिछले 10-12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2010 से, है ना, लगभग हो गए 15 साल हो गए भाई, 15 साल तो हो गए, ठीक, 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ। देखिएगा, आपको बहुत कम टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, मैं अपनी गलती को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। कभी किसी क्वेश्चन में मैं फंस जाता हूँ तो मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ कि भाई मैं देख के बताऊँगा, कहीं से पूछ के बताऊँगा, नेट से खोजूंगा क्या उसके पीछे का कारण है ना। मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोलता हूँ। आपको याद है ग्राफ वाले क्वेश्चन में मैं फंस गया था, तो मैंने आपको बताया कि भाई मैं देख के आपको बताऊँगा, है ना, मैं आपको देख के बताऊँगा। तो फिर मैंने अगले दिन आया, अगले दिन जब सुबह आपकी क्लास हुई थी,
है ना। रात को हुआ था, रात को हम लोग क्वेश्चन में फंस गए थे। सुबह जब क्लास हुई थी अपनी, तो वहाँ बिल्कुल ही फिर नए तरीके से ग्राफ को और नए तरीके से इनोवेशन करके मैंने लाया था। मैसेज क्लास में मत कीजिए अब, ठीक है। क्लास में मैसेज बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं, अब रुक जाइए। चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए जल्दी से। 36 का डी, 36 का डी आ रहा है। ललित भाई डी बोल रहे हैं। अनाया अना अनन्या अनन्या भी डी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, है ना, बिल्कुल सही है। हेल्थ देख कर लगता नहीं है कि सर आप 10 से 12 साल से पढ़ा। बिल्कुल, कि भाई हेल्थ कैसा क्या लग रहा है। हाँ, ये किसी दिन आपको समय मिलेगा तो मैं आपकी पुरानी यादों को भी दिखाऊंगा। पहले कोर्स अपना पूरा हो जाए, पुरानी यादों को भी दिखाऊंगा, किस समय से किस जगह पढ़ा रहा था, ठीक, कैसा मेरा उस समय लुक था, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखेंगे। पहले इसको समझ लीजिए। एक कहानी मुझे याद आ रही है, फ्लाइंग फिश का। फ्लाइंग फिश, है ना, पता नहीं कहीं तो पढ़ा था, ठीक है, कहीं तो पढ़ा था फ्लाइंग फिश का, उड़ने वाली मछली, है ना। तो जब आप उड़ने वाली मछली के कॉन्सेप्ट को आप सुनते हैं तो सोचिए कि क्या कभी मछली उड़ सकता है क्या? क्या कभी मछली उड़ सकता है क्या? नहीं भाई, मछली में कभी उड़ने की टेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन आप कभी देखे होंगे पोखर वगैरह में, तालाब वगैरह में भी अपने आसपास, कि मछली थोड़ी देर के लिए पानी से ऊपर आती है, काफी हाइट तक आती है, काफी हाइट तक आती है ना। इसका मतलब मछली तो उड़ रहा है, मछली तो उड़ रहा है, लेकिन मछली उड़ती नहीं है। होता क्या है एक्चुअली, ओरिजिनल में होता क्या है कि जब छोटी मछली होती है उसके पीछे बड़ी मछली दौड़ती है खाने के लिए उसको। तो बड़ी मछली छोटी मछली के पीछे दौड़ती है। अब छोटी मछली बोलती है भाई तू खा ले, अब मैं रुक जाती हूं, ठीक है। तो जैसे ही वो रुकता है तो वहां पे क्या होता है कि ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ऊर्जा के परिवर्तन से होता क्या है कि जब वो छोटी मछली तेजी से दौड़ रही थी, तो एकाएक रुकने, मतलब तेजी से दौड़ रही थी, मतलब वहां पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, है ना, गतिज ऊर्जा था, है ना। और जैसे ही वो रुकती है तो आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम, आपने वैसे मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि ऊर्जा जो है वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो वो स्थिति गतिज ऊर्जा में था, मछली एकाएक रुकता है, तो अब क्या होगा, एनर्जी तो था उसमें, अब वो एनर्जी कहां चला जाएगा, तो वो एनर्जी कहां चला जाता है, उसको स्थितिज ऊर्जा में, मतलब उसको हाइट पे लेके चला जाता है ना। तो सेम चीज यहां पे भी है कि जब कोई आदमी एक ऊंचा लंबा छलांग लगाता है, तो ऊंचा लंबा छलांग कैसे लगाए, तो वो तेजी से दौड़ना शुरू करता है, एकाएक क्या करता है, वो रुक जाता है। तो जैसे रुकता है तो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा उसको कहां लेके जाएगा, उसको स्थितिज ऊर्जा में ले जाएगा, तो उसको ज्यादा हाइट तक छलांग लगाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका डी, सही आंसर है इसका डी, है ना। चलिए 36 का डी। चलिए 37 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर, मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण नहीं हटता। अरे भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है। तो किताब मेरा मेज पर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो किसके कारण रहना पसंद करता है जी, जड़त्व के कारण रहना पसंद करता है। तो 37 का ये हो जाएगा। चलिए 38 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर की तरफ, और विचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग में चलने की प्रवृत्ति को डैश कहते हैं। लगाइए इसका क्वेश्चन। डी क्यों नहीं हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। राकेश चोपड़ा डी बोल रहे हैं, लगता है पिछले क्वेश्चन का गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है राकेश, आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं 37 में, ठीक है, आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं 37 में। गुरुत्वाकर्षण पहली बात तो एक देखिए, मेज पर रखी वस्तुओं का ढेर डैश के कारण नहीं हटता है, ठीक है। अब यहां पे आप बोल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाता है जी। गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल एक्चुअली कहां लगता है, अर्थ के केंद्र की तरफ लगता है, वो उसकी तरफ आकर्षित करता है। वो तो खींचने का कोशिश कर ही रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही, लेकिन वो क्यों नहीं जा रहा है, वो जड़त्व के कारण नहीं जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल तो उसको नीचे ले जाने के लिए कोशिश ही करेगा, ठीक है, ये बल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आखिर वो जा क्यों नहीं रहा है, तो उसके पीछे का कारण है कौन, जड़त्व, ठीक है।
रिस्टार्ट कर लिया करो क्विकली, क्लास रुक गया है। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 38 नंबर क्या बोल रहा है? और विचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की परिवर्ती को डैश कहते हैं। अच्छा ठीक है, कोई आदमी सर हमारे सिलेबस में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो पेपर क्वेश्चन में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना संबंधित। नहीं दीपक, ऐसा नहीं बता सकते हैं भाई, नहीं बता सकते हैं भाई ऐसा। ठीक है, देखिए आपको मैं एक बार क्वेश्चन का लेवल बता देता हूँ। पहले राकेश का बोल रहे हैं कि सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, रिपीट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। मैं 38 को भी मैं पहले आंसर बता देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन को बताता हूँ दीपक। ठीक है, क्या एग्जाम में आता है। ठीक है, देखेंगे। और विचलित वस्तुओं उस वाले थे राकेश, आपके पिछले क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण भाई बल, किसी भी गुरुत्वाकर्षण जो है हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब है कि मेज पे भी कोई चीज सामान रखा हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींच रहा होगा, लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है, वो जड़त्व के कारण ही वो नहीं नीचे जा पा रहा है, तो कैसा जड़त्व होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां भी सेम चीज है। कोई ऑब्जेक्ट आराम में रहना चाहता है या जिस स्पीड में है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है, तो किसके कारण जी? वो जड़त्व के कारण होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? बी होगा। अब आते हैं भाई आपके डाउट पे। ठीक है, जो दीपक बोल रहे थे सर गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सिलेबस में नहीं है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा ना संबंधित। देखेंगे एग्जाम में, ठीक है, आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, एक बेसिक सा आपको बताते हैं एग्जाम का सिनारियो क्या होता है। ठीक है, क्लास में आप एक छोटा सा, आप इसको मजाक ही समझें, क्लास में आप ABCD पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास में टीचर आपको ABCD पढ़ाते हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम होता है तो वहां पे आपसे पूछ लेता है कि A फॉर क्या होगा, ठीक है, B फॉर क्या होगा। जब आपको टीचर एग्जाम लेते हैं तो आपसे ये पूछ लेता है, आप पढ़े थे ABCD, एग्जाम में पूछ लेता है टीचर A फॉर क्या होगा, B फॉर क्या होगा। और आपके मेन एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच की क्या दूरी है ना, उसको बताइए। एक तरह का मजाक है अपने एग्जामिनेशन सिस्टम पर कि आप पढ़ के आते हैं ABCD, लेकिन आपसे मेन एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। मतलब आपके पढ़े हुए से कोई लेना देना नहीं होता है आपके एग्जाम को। कुछ भी आ सकता है भाई, अधिक से अधिक आप क्या करेंगे? फाइट करेंगे क्वेश्चन के प्रति, कीजिए। ठीक है, बाकी कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किसी स्थिर वस्तु में स्थिर में अब सेम क्वेश्चन हो गया, जड़त्व बोलते हैं भाई इसको जड़त्व बोलते हैं। आप लोग क्वेश्चन को लगा के आइएगा अब। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है, क्वेश्चन को भी लगाते रहेंगे आप लोग। ठीक है, इसका भी आंसर डी होगा। क्वेश्चन को लगा के आएंगे, क्वेश्चन को आपको भेज दिया गया है। और रही बात, आप लोग जो सब मैसेज कर रहे थे सर क्वेश्चन को मैंने अपलोड भी कर दिया था भाई, 40 नंबर लगाएंगे। समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? देखेंगे जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो दौड़ने के बाद जब आप लाइन को पार कर जाते हैं फिर भी धावक दौड़ता रहता है। क्यों दौड़ता रहता है? क्योंकि न्यूटन के पहला गति नियम से, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, एग्जाम में दलवीर सिंह, आज नए नए भाई बंधु का कमेंट आ रहा है भाई। दलवीर, ठीक है, दलवीर का है, हरिओम का है, आज नए नए बंदे का आ रहा है। चलिए, तो धावक जो है जब लाइन को पार करता है फिर भी दौड़ता रहता है। क्यों? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करता है। तो 40 नंबर का बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। गति के जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, बिल्कुल सही है ना।
गति के जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, ये सही है। अब इसमें मत बोलिएगा स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, नहीं जी, वो आगे इसीलिए जाता है क्योंकि गति का जो जड़त्व है उसको आगे की तरफ लेके जाता है। सर बैक क्लास देखी है अभी सर बैक क्लास अभी देखी है अभी सर। 60% डिस्काउंट चल रहा है आजकल। अच्छा चलिए ठीक है। जो भी भाई बंधु आज नए जुड़े हैं आपको मैं बता देता हूँ कि मैकेनिक्स अपना ख़त्म हो चुका है। एक छोटा सा आधा 1 घंटे का लेक्चर है, बस एनर्जी है ना। वो भी एनर्जी जो है एक्चुअली क्या है कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। जब कोई छोटा टॉपिक होता है ना, उस छोटा टॉपिक को पढ़ाना बहुत मेरे लिए बहुत टफ काम हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अब मैं सोचता हूँ कि उसको किस लेवल से शुरू करूँ या किस लेवल तक ख़त्म करूँ, ठीक है। ये मेरे लिए डाउट का विषय बन जाता है, और खासकर आपके लिए कि हिंदी में बताना है मुझे, ठीक है। तो और ये संचय का विषय मेरे लिए हो जाता है ना। तो ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो मैं चाहूँ तो अभी शुरू करूँगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि उसको मैं सोच रहा हूँ किस लेवल से उठाऊँ, बिल्कुल बेसिक से उठाऊँ कि डेफिनेशन से उठाऊँ कि फार्मूला से उठाऊँ कि क्वेश्चन से करा दूँ, ठीक है। इसीलिए वो चीज़ सारा चीज़ फंसा हुआ रहता है मामला। तो आप लोग जितने भी लंका लूट गई सर, क्यों सतीश? लंका क्यों लूट गई भाई सतीश? सतीश का लंका क्यों लूट गया भाई, जल्दी से बताइए। हनुमान जी का थम्सअप नहीं आ रहा आजकल। अच्छा हनुमान जी नहीं है क्या? सही बात है, आज हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो आज जितने बच्चे आप लोग नए लोग जुड़े हैं, मैं बता देता हूँ कि आपका मैकेनिक्स खत्म हो गया है। छोटा सा टॉपिक है सिर्फ एनर्जी का, उसके बाद अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाऊंगा। मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक, क्लास लैग हो रही है तो छोड़ दें क्या? चलिए 40 नंबर तक ही करेंगे, अब आज नहीं करेंगे। हमने आज 40 तक किया, ठीक है। हमने आज 40 तक किया, अब नहीं कर रहे, अब मेरा भी मन नहीं कर रहा, थक गए भाई, अब नहीं कर रहे, 40 तक ही करेंगे। कोई आपका कुछ डाउट है, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो बताइए, बस इतना ही करेंगे अब। बाकी मैं क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूँ, अगले दिन करा देंगे, अगले दिन करा देंगे। आप लोग बताइए जल्दी से, कुछ डाउट है, कुछ कहना है, कुछ सजेशन है तो बताइए। तब तक क्वेश्चन को हम डिलीट कर रहे हैं। 81 क्वेश्चन है इस सीट में, आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। आप लोगों को कुछ कहना है तो बताइए। सर दलवीर बोले सर सोम के कौन कौन से टॉपिक हैं? हाँ देखेंगे। एक भाई का आया है कमेंट कि सर सोम में कौन से टॉपिक हैं, ध्यान देंगे। सोम में सिर्फ अपने को पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन, बस इतना ही पढ़ना है। स्ट्रेस स्ट्रेन बेसिक पढ़ना है, लेकिन इस बेसिक के लिए काफ़ी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। 5-6 लेक्चर तो लग ही जाएगा भाई, ठीक, 5-6 लेक्चर तो लग ही जाएगा, ठीक है। बेसिक और मेरा पढ़ाया हुआ बेसिक बिल्कुल अलग तरीके का होता है, मैं आपको कोई चीज़ छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन में 5-6 क्लास बेसिक के लिए लगेगा, ठीक है। स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। आप लोग यदि कोई इंजीनियरिंग वाले होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हम लोग पूरा सिलेबस तो कवर करने नहीं जाएंगे। अपना सिलेबस सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन है, बस इतना ही है। कुछ कहना है क्या भाई किसी को तो बताइए जल्दी से, तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, क्लास को ख़त्म करेंगे। शुरू तो करने का समय नहीं है। किसी का कोई डाउट है जल्दी से बोलिए, कुछ कहना है तो कुछ बोलिए, किसी भी तरह का कुछ सजेशन वगैरह है तो बताइए, वरना क्लास को आज हम लोग समाप्त करेंगे। जल्दी से बताइए, किसी को कुछ बोला? आराम से पढ़ो, बस क्लियर होना चाहिए हमें। हाँ जी बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। एक बात याद रखेंगे, जब आपके एग्ज़ाम होगा, शायद 150 मार्क्स के एग्ज़ाम है, 150 क्वेश्चन रहेंगे। हमारा सिलेबस से लगभग 10 से 12 नंबर का अब क्वेश्चन, पहले तो अपना जब अपने पास मटेरियल साइंस था तो उस समय मैं बोल रहा था लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब तो अपना लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा। उस दिन आप मेरा चेहरे को याद रखेंगे, बोलेंगे सर आपका पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है।
पढ़ाया हुआ आया नहीं, क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया है। मैं क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं लेता हूं। क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मैकेनिक्स और स्वयं से आएगा, आपको पक्का आप उस समय मुस्कुराएंगे 10 से 12 क्वेश्चन को देख के कि क्वेश्चन जो पूछा था उसका चीज हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही। कब से स्टार्ट होगा? जब मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा तो 100 में स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कोई डेट वगैरह नहीं है भाई। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कुछ कहना है क्या? और कुछ कहना है तो हम लोग क्लास को खत्म करें, जल्दी से बताइए। कुछ कहना है किसी भाई बंधु को तो जल्दी से बोलिए, नहीं तो हम लोग क्लास को खत्म करेंगे भाई। चलिए धन्यवाद। तो क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं।